everybody. How are you? I am your chemistry guru Dr. Gunjan. Today I delivered the fourth video lecture of chemistry for class 11th student. तो क्लास 11 के लिए आज मैं चौथा वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। आपका पहला टॉपिक, योर फर्स्ट टॉपिक इज concept, some basic concepts of chemistry. Okay, some basic concepts of chemistry में in previous 3 video lecture we discussed what is chemistry, what is the importance of chemistry, what is the relation of chemistry to other branch of science, what is the how many branches of chemistry, then what is matter and how many parts of matter, how many class of matter on the basis of physical structure and chemical structure. ये सारा चीज आपको बता चुके। इन द नेक्स्ट यानी थर्ड वीडियो लेक्चर में मैं आपको यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में कुछ डाटा दिए थे और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया दिए थे। ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी बेसिकली डील द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में जो हम बताए थे उसी का ये अगला टॉपिक है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन योर मेजरमेंट इन एवरी एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है? देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन योर एवरी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। जैसे मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन का ही किए। टाइट्रेशन मीन्स 2 सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होगा। 11th क्लास में एसिड और बेस टाइट्रेशन है, एसिड और बेस। तो एसिड का स्ट्रेंथ आपको दिया रहेगा और बेस का स्ट्रेंथ आपको निकालना होगा। तो स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं जनरली मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, फॉर्मेलिटी। तो ये सब यूनिट हुआ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का ये यूनिट हुआ। तो आप जो क्लास 11th के स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है लेबोरेटरी में जाके सॉल्ट एनालिसिस के लिए, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन का मतलब हुआ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ आपको नहीं दिए हैं उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ आपको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी जिस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ आपको दे दिया गया है दैट इज सेड टू बी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर लैब में
4 बच्चा 5 बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है या 25 बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो हर बच्चा का ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे का नहीं, हर बच्चे के रिजल्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा ही आएगा। तो वो जो एक्सपेरिमेंट किए टाइट्रेशन का, उससे जो हमको रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट के डिजिट में कुछ ना कुछ चेंज आया हर बच्चे का, उसी का नाम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। समझ में आया कि ये लिखा हुआ है देयर इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का लिखा हुआ है देयर इज ऑलवेज सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन एवरी साइंटिफिक मेजरमेंट। देयर इज ऑलवेज सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन एवरी साइंटिफिक मेजरमेंट एक्सेप्ट इन काउंटिंग। काउंटिंग को छोड़ करके 1 2 3 4 5 उसमें क्या अनसर्टेनिटी आएगा? एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तब अनसर्टेनिटी आएगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी? ये अनसर्टेनिटी जो आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है बच्चे लोगों का, सबका रीडिंग अलग अलग आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका कारण है बच्चे का स्किल, काम करने का स्किल, तरीका। तो ये हो गया स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मीन्स स्टूडेंट, वो कैसे कंसंट्रेट होके काम कर रहा है। बच्चे तो ऐसे भी नटखट होते हैं, वो कभी भी सीरियसली कोई वर्क नहीं करते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट के रिजल्ट में भी वेरिएशन आता है, जबकि वो हाईली कंसंट्रेट होके अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इसीलिए लाया गया। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट के वर्क को देख के, उसके डाटा को देख करके ये इंट्रोड्यूस किया गया अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का पहला कारण हुआ स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, और दूसरा किसी बैलेंस से, तराजू से हम लोग जो वेट करते हैं उसमें भी हो सकता है फॉल्टनेस हो, वो भी फॉल्टी हो। तो सेकेंड कारण है लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग डिवाइसेस, जिससे नाप रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ एक्यूरेसी नहीं होगी, जिसके कारण अनसर्टेन वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब स्किल ऑफ ऑब्जर्वर पे मान लीजिए कि हम लैब में गए और टाइट्रेशन करवाए। तो टाइट्रेशन का मतलब क्या समझे? नॉन स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन से जिस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ अननोन है उसके स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना, यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना ही कहलाता है टाइट्रेशन। तो सपोज कीजिए कि 3 स्टूडेंट ए, बी और सी तीनों मिलके काम किया, और तीनों को हम 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाए। किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी HCl का सॉल्यूशन बनाए, जिसका स्ट्रेंथ हम कितना रखे? 1 नॉर्मल। कितना रखे? 1 नॉर्मल। तो 1 नॉर्मल का हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के दे दिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रेंथ हम बता दिए। अब उसको हम NaOH का सॉल्यूशन बना के दे दिए, जिसका स्ट्रेंथ पता नहीं है। तो अब उसको हम बोले कि आप NaOH का स्ट्रेंथ पता कीजिए। मीन्स कि हम जितना अमाउंट में, जितना वॉल्यूम HCl देंगे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम NaOH को मिलाना पड़ेगा?
जितना वॉल्यूम हम HCl का देंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम हमको क्या देना पड़ेगा, NaOH का। तो इसके लिए 3 स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट किया। तो हम इसको दिए क्या, 25 मिलीलीटर 1 NaHCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब 25 मिलीलीटर 1 NaHCl सॉल्यूशन दिए बना के और उसको बोले कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूटिलाइज होगा। NaOH सॉल्यूशन इस दोनों के बीच में उसको टाइट्रेशन करना है। तो एक सॉल्यूशन का तो स्ट्रेंथ पता कर दिए 1 नॉर्मल, दूसरे का स्ट्रेंथ पता नहीं है और इसको 3 स्टूडेंट काम किया, A, B और C। कितना स्टूडेंट काम किया, 3 स्टूडेंट। अब A का जो रीडिंग आया वो आया 33.3, B का जो आया 35 और C का जो आया 34.4। फिर सेकेंड रीडिंग लिया, ये वॉल्यूम ऑफ NaOH आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH जो कि 25 ml 1 NaHCl को न्यूट्रलाइज करने में यूज हो रहा है। दूसरा रीडिंग, ये पहला रीडिंग लाया A, ये पहला रीडिंग लाया B, ये दूसरा रीडिंग लाया C। अब इसका सेकेंड रीडिंग आया 33.5, इसका दूसरा रीडिंग आया 35.0 और इसका तीसरा रीडिंग, दूसरा रीडिंग आया 34.6। ठीक है, इसी तरह से ये थर्ड रीडिंग भी लेगा, फोर्थ रीडिंग भी लेगा, तब इसका हम एवरेज रीडिंग निकाल लेंगे। कौन रीडिंग निकालेंगे, एवरेज। तो एवरेज रीडिंग इसका कितना आ गया, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो जितना कॉमन आएगा उसी, जितना बार एक जैसा डिजिट आएगा वही एवरेज होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 ही रीडिंग है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका एवरेज आ गया 33.4, इसका एवरेज आ गया 35 और इसका एवरेज आ गया 34.4, 34.6, 0, 4489336 divided by 2, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, तो इसका आ गया 34.5। तो और हम जान रहे हैं कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू कितना है, 35 ml। कितना है, 35 ml। तो इस 3 स्टूडेंट में A, B और C ने एग्जैक्ट वैल्यू कौन डिटरमाइन किया, स्टूडेंट B, और ये दोनों प्रिसाइज वैल्यू डिटरमाइन किया। तो अब आपको मेजरमेंट के लिए, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के लिए 2 वर्ड पे ध्यान देना होगा, वन इज प्रिसाइज एंड अदर इज एक्यूरेट। वन इज प्रिसाइज, अदर इज एक्यूरेट। तो स्टूडेंट बी का ट्रू वैल्यू से मैच कर रहा है, यानी ये जो हम टाइट्रेशन दिए थे
25 ml 1 NaHCl सॉल्यूशन प्लस NaOH सॉल्यूशन, तो 25 मिलीलीटर 1 NaHCl को 35 मिलीलीटर NaOH न्यूट्रलाइज करेगा। कितना मिलीलीटर? ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ NaOH इन मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में है, ये भी मिलीलीटर है, सारा यूनिट मिलीलीटर है, चूंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट मिलीलीटर होता है। तो स्टूडेंट बी का जो रीडिंग है, स्टूडेंट बी ये एक्यूरेट लाया, जो ट्रू वैल्यू से मैच कर रहा है। इसका रिजल्ट मैच with true value, that is 35 milliliter, but A and C जो ऑब्जर्व किया, ये वैल्यू प्रिसाइज हुआ, यानी ट्रू वैल्यू के क्लोज आया। 33.4 35 के क्लोज है, 34.5 35 के क्लोज है। अब ए और सी में ज्यादा एक्यूरेट किसका आने वाला है? तो सी का, क्योंकि वो और 35 के क्लोज है। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट समझ में आ गया कि किसी न किसी कारणवश यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ रहा है स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सारे चीज को कॉपी में नोट कीजिएगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ द मेजरिंग डिवाइसेस। तो मान लीजिए कोई केमिकल है, उसको हम वेट किए ऑर्डिनरी बैलेंस से, उसका रीडिंग आया। अब उसको हम वेट किए केमिकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, तो उसका जो वेट आया, दोनों के वेट में डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब जो मेजरिंग डिवाइस था उसमें लिमिटेशन था, उसमें डिफेक्ट था, उसका एक्यूरेसी में अंतर था, जिसके कारण हमारा जो है वेट में भी डिफरेंस आ गया। तो मेजरमेंट लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग डिवाइसेस, जैसे एग्जांपल वेइंग द सब्सटेंस थ्रू ऑर्डिनरी बैलेंस। कोई भी केमिकल है, हम मान लीजिए सोडियम क्लोराइड को ही मेजर किए, तो ऑर्डिनरी बैलेंस से उसका वेट आया, ऑर्डिनरी बैलेंस से वेट आया 6.94 ग्राम। ओके, बट इलेक्ट्रॉनिक केमिकल बैलेंस से, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल बैलेंस से इसका वेट आया 6.9462 ग्राम, ये है। तो दोनों ही मेजरमेंट में डिफरेंस है। अब जो ऑर्डिनरी बैलेंस से किए, हम वेट किए, अगर आप वेट कीजिएगा तो 6.41 ग्राम भी आ सकता है, 6.43 ग्राम भी आ सकता है। ठीक है, अब अगर इसको कोई दूसरा स्टूडेंट मेजर करे तो इट मे बी 6.93 और इट मे बी 6.95, यानी 1 ग्राम आगे या 1 ग्राम पीछे वेट हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। वो किस पे डिपेंड किया? स्किल ऑफ ऑब्जर्वर पे, क्या कि डिवाइस तो हम बदले नहीं है, मेजरिंग डिवाइस वही है, उसी में नाप रहा है। हम नापे 6.94 आया, आप नापे 6.93 ग्राम आया, वो नापा और कोई नापा 6.95 ग्राम आया। तो यहाँ पे 1.01 या तो बढ़ रहा है या तो 0.01 घट रहा है। ठीक है,
अब उसी तरह से इसको भी अगर हम मेजर किए तो 6.9461 आ गया या 6.9463 आ गया। तो यहां भी 0.0001 बढ़ सकता है या 0.0001 घट सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से ही मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यह भी स्किल ऑफ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड व्हाट इज इट्स कॉजेज। तो दुनिया में ट्रू वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंचने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें कुछ न कुछ डिफेक्ट आना है, चाहे वो डिपेंड करेगा मेजरिंग डिवाइसेस के लिमिटेशंस पे और डिपेंड करेगा स्किल ऑफ ऑब्जर्वर पे, स्किल ऑफ द साइंटिस्ट पे। ठीक है, अब दो वर्ड आया अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के लिए। कितना वर्ड आया? दो वर्ड। एक है प्रिसीजन यानी प्रिसाइज और दूसरा है एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट। पहला क्या है? प्रिसीजन यानी प्रिसाइज और दूसरा है एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट। तो अब आप समझ गए कि प्रिसीजन मींस क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, closeness to true value. For example, the exact length of a rod is 8 centimeter. Exact length of a rod is 8 centimeter. But it becomes, अगर हम मेजरमेंट किए ट्रू वैल्यू जो है रॉड का, याद रखिए ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ रॉड ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और हम जो एक्सपेरिमेंट किए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर मेरा 7.6 आया या 8.4 आया तो ये क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू है। इसी बात का नाम है प्रिसीजन, प्रिसाइज, ओके। और एक्यूरेसी, एक्यूरेट मींस इट इज मैच विथ एग्जैक्टली द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया? इट मैच एग्जैक्टली विथ ट्रू वैल्यू। तो एक्यूरेसी का मतलब हो गया इट इज एग्जैक्ट इक्वल टू ट्रू वैल्यू, मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट is almost equal to, लिख दीजिए ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। लेकिन कुछ बुक में एक्यूरेसी को भी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं बताया है, लेकिन एक्यूरेसी का मीन्स ही वही होता है इट एग्जैक्ट इक्वल टू द ट्रू वैल्यू। मैंने एक्सपेरिमेंट भी किए तो लेंथ 8 मीटर आया, अगर हम उसका लेंथ अगर दिया हुआ है 8 मीटर तो वो ट्रू वैल्यू भी 8 मीटर है। दोनों वैल्यू जब मैच कर गया तो उसका नाम हो गया एक्यूरेसी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज प्रिसीजन, व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, व्हाट इज द काउज ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट,
Okay, now one very important thing in chemistry is exponential notation. One very important thing in chemistry is exponential notation. Connotation, exponential notation means scientific notation. केमिस्ट्री में कभी कभी बहुत बड़े बड़े डिजिट होते हैं और कभी कभी बहुत छोटे छोटे डिजिट होते हैं। क्या बोले? केमिस्ट्री में कभी कभी बहुत बड़े बड़े डिजिट होते हैं और केमिस्ट्री में कभी कभी बहुत छोटे छोटे डिजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.0000000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ठीक, दूसरा एग्जांपल जो आप 9, 10, 11, 12 सब में पढ़िएगा, एवोगाड्रो number is denoted by n, and in modern view it is denoted by L. L stand for losses. इसको हम बताएंगे मोल कंसेप्ट में। तो n एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay, this is the Avogadro number. And स्टूडेंट बार बार इतने बड़े बड़े डिजिट को लिख करके अगर आप बनाइएगा तो केमिस्ट्री पढ़ना भी छोड़ सकते हैं और इसका यूज बहुत जगह आएगा। तो साइंटिस्ट इसको एक शॉर्ट कट रिप्रेजेंटेशन किया, जिस रिप्रेजेंटेशन का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। क्या नाम है? साइंटिफिक नोटेशन। और इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यानी आप इसको इस तरह के फॉर्म में लिखिए कि बार बार आपको इतना बड़ा बड़ा डिजिट लिखने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है। तो साइंटिफिक बहुत सारा डिजिट या मेजरमेंट, मान लीजिए आया किसी एलिमेंट का वेट अगर हमको आया 0.0000000000108 ग्राम, तो ये कितना शॉर्ट वैल्यू है। और ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, बहुत शॉर्ट वैल्यू है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। तो केमिस्ट्री में कुछ मेजरमेंट बहुत बड़ा होगा, कुछ मेजरमेंट बहुत ही छोटा होगा। माइक्रो वेट बहुत छोटा, बहुत बड़ा वेट। तो इस वेट को, इस नंबर को एक नोटेशन के द्वारा एक्सप्रेस करेंगे जो हमको लिखने में बार बार आसान हो। उसी का नाम है साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ओके, तो यहाँ पे अब जैसे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू 10 टू दी पावर n के फॉर्म में। n हो गया नंबर, n क्या हुआ? नंबर। एंड दिस नंबर इज 1 to 10। बेसिकली एनसीईआरटी में 1 to 10 लिखा हुआ है। 1, ये नंबर एक्चुअली में 1 डिजिट नंबर है। कितना नंबर है? 1 डिजिट। ये 2 डिजिट का नंबर नहीं होता है, कैपिटल है, याद कर लीजिए। कैपिटल N 1 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर नहीं है। तो ये जो हो गया आपका N जो है, लेकिन एनसीईआरटी में 1 to 10 लिखा है,
तो इसको हम 9 तक ही पढ़ेंगे, 10 तक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नंबर। एंड n जो हुआ इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, मतलब पावर। एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो अब हमको c के वेलोसिटी को, लाइट के वेलोसिटी को n के जगह एक नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे एक पॉइंट बिठा देंगे। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट बिठा दिए तो अब इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब ये कितना शॉर्ट हो गया और कितना आसान हो गया कि इसको आप बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि हम लेफ्ट के साइड बढ़े और पॉइंट बैठाए, किधर बढ़ के पॉइंट बैठाए, लेफ्ट साइड में बढ़े। तो लेफ्ट साइड में जब जाएंगे, याद कीजिए इसको, जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है कि पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो ऊपर कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, और इससे उसका न्यूमेरिकल में बहुत कठिनाई आती है। आप एक बात को याद कीजिए कि अगर पॉइंट लेफ्ट साइड में गया तो वह एक्सपोनेंट ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव। एक्सपोनेंट ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव। एंड इफ वी शिफ्ट द पॉइंट और डेसिमल टुवर्ड्स राइट, राइट के तरफ चलेंगे, देन एक्सपोनेंट बिकम्स निगेटिव। याद कीजिए इसको, अगर लेफ्ट चले तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव, अगर राइट डेसिमल को शिफ्ट करना है तो एक्सपोनेंट निगेटिव। तो इसको हम किधर शिफ्ट किए, लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। सिमिलरली n के जगह तो हमको सिंगल डिजिट रखना है जनरली, यहाँ n के जगह क्या रखना है, सिंगल डिजिट n के जगह। तो 6 के बाद हमको पॉइंट डालना होगा, इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 6.022 into 10⁻23। दिस इज द एवोगाड्रो नंबर। और ये कौन नंबर है, एवोगाड्रो नंबर है। और इस तरह के नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। सिमिलरली अब इस पॉइंट को हमको इधर शिफ्ट करना है, तो यहां पे हम 1 पॉइंट लिए, 1.08 लिए, तो इधर से हम कितना पॉइंट आगे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गए। तो इसको लिख सकते हैं 1.08 into 10⁻⁻11 ग्राम। राइट शिफ्ट करेंगे तो माइनस, एक्सपोनेंट माइनस, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट प्लस। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब आप इसको जान लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी क्लियर हो गया, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट भी आप समझ गए। अब नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन का कोई हाइट मेजर कर रहा है, सिंपल सा। तो हाइट मेजर कर रहा है तो क्या हो रहा है, 5.6 यानी 5 फीट 6 इंच, और उसी नेक्स्ट पर्सन को दे दिए मेजरमेंट करने तो वह 5.5 या 5.7 भी मेजर कर सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि एक डाउटफुल डिजिट है जिसका वैल्यू घट बढ़ सकता है, और वो डाउटफुल डिजिट को हम लोग कैसे लिखेंगे,
तो उसी के लिए अब आएगा सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर, कि कितना नंबर को सिग्निफिकेंट बनाएंगे अपने लिए। तो अब नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट नंबर, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट नंबर। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन ए नंबर आर ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस वन डॉटफुल डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पर्सन का हाइट ऑफ पर्सन हो गया 5.2, 5 फीट 2 इंच, और उसी को अगर हम मापे तो ये हो सकता है 5.1 और इट मे बी 5.3। इट मीन्स वन डिजिट इज सर्टेन, 5 इज सर्टेन, ये कभी चेंज नहीं होगा। 5 क्या हुआ? सर्टेन, ये कभी चेंज नहीं होगा। बट 1 इज डाउटफुल डिजिट, 0.2 इज ए डाउटफुल डिजिट, उसमें एक बढ़ सकता है और एक घट सकता है। तो वो दोनों डिजिट को मिला करके हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 5.2 में 1 सर्टेन डिजिट 5 1 हुआ, 0.2 पॉइंट के बाद भी एक है 2, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2। सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसका 2, सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो गया 2। समझ गया? तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखता है? सिग्निफिकेंट फिगर इन ए नंबर आर ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ओके, अब है रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। बस 2 मिनट का काम है, रूल्स को भी देख लीजिए, फिर राउंडिंग अप अगले क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, नोट कर लिए, नोट कीजिए। अब रूल्स, तो पहला रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, याद रखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो डिजिट है ऑल आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट किसको बोले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब नॉन जीरो डिजिट हुआ, और जीरो तो जीरो हो गया। तो नॉन जीरो डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल 14.2 ऑल नॉन जीरो डिजिट, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसमें? 3। 2 1 और 4 सर्टेन है और ये अनसर्टेन है, इसमें एक बढ़ सकता है एक घट सकता है। 42.34 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस? 1 2 3 4, ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर इसका 4। अब है 434.56 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर? 1 2 3 are certain and this is uncertain, this last is uncertain। 6 से 5 भी हो सकता है, 6 से 7 भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 5। तो ये हो गया ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ओके, अब कह रहा है ए जीरो becomes significant if it appears between two non-zero digit। ध्यान से देखिए, जीरो सिग्निफिकेंट होगा कब? जब वह 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.003, ये जो जीरो आया, जीरो इज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट। इस 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आया, यह जीरो भी अब सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, तो कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में?
4। ठीक है, जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 5.06। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस? 1 2 3, 0 प्लेस बिटवीन 6 एंड 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3। नेक्स्ट 554.06, how many significant figure in this number? 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 5। ठीक है, ये सब सिग्निफिकेंट नंबर है। नेक्स्ट रूल है लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो का मतलब वह जीरो जो स्टार्ट होता है शुरू में, यानी शुरू में जो जीरो दिए, जैसे लीडिंग जीरो 0.00001, तो इसका नाम हुआ लीडिंग जीरो कि जीरो के पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, यानी ये नंबर लीड किया किसके द्वारा? जीरो के द्वारा, तो इसका जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 है। सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ 1 है। फिर दूसरा 0.0052, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 2, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2। 0.000347, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस? 1 2 3, तो इसमें हो गया 3। तो इस तरह से शुरू में जो जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट ही सिग्निफिकेंट होगा। इसको नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, अब कहता है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो मीन्स जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, जीरो कहाँ होगा? नॉन जीरो डिजिट के बाद, जैसे 4.0, 4 नॉन जीरो डिजिट है और इसके बाद जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। अब कहता है 44.00, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4। 44 पॉइंट के बाद जीरो है, दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग जीरो, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4। 4444.000, how many significant figure in this? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 6। अब कहता है if a number ends in 0 but these zeros are not to the right of a decimal point, these zero may or may not be significant। इसको ठीक से समझिए। if a number ends in zeros but these zeros are not to the right of a decimal point, these zeros may be or may not be significant। इसका मतलब हुआ कि अगर 114000 लिखे तो यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, ये सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1.14 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 5, बाया गए तो पॉजिटिव आ गया, तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। इसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर को सिग्निफिकेंट नहीं